जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 2 को डिस्कस किया था, आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों पीआरटी की प्रैक्टिस सेट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कुल जो है दोस्तों 150 प्रश्न है, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक वो भाषा से रिलेटेड इसमें प्रश्न दिए गए हैं और 30 से लेकर 60 तक जो है दोस्तों मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो इसका पीडीएफ जो है दोस्तों मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से जाकर इस सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर जो है दोस्तों जीके जीएस के जो क्वेश्चन दिए गए हैं सेट नंबर 3 में, उसको हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि नदी में जल प्रदूषण खाली स्थान की घुलित मात्रा से मापा जाता है। तो दोस्तों याद रखना है आपको कि नदी में जो जल प्रदूषण है वह ऑक्सीजन की घुलित मात्रा से मापा जाता है। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है। तो दोस्तों याद रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है जैव निम्नीकरणीय है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पेपर। पेपर जो पदार्थ है दोस्तों वह जैव निम्नीकरणीय है, जबकि कांच और प्लास्टिक जो कप है, कांच की बोतल और प्लास्टिक की कप, वह जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है कि खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन होती है। तो खाद्य श्रृंखला की सबसे जो कमजोर कड़ी होती है वह सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। सर्वोच्च उपभोक्ता मतलब हो गया दोस्तों तृतीयक उपभोक्ता, याद रखना है। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। तो याद रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध में किसका प्रयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। तो मस्टर्ड गैस का उपयोग जो है दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के समय रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। तो 1914 से 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। नेक्स्ट है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है। तो हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जो प्रयुक्त गैस है उसका नाम है एसिटिलीन, जिसे हम लोग एथिन के नाम से भी जानते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो प्राकृतिक जो रबर होता है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है पैराफिन किसका उप उत्पाद है यानी बाई प्रोडक्ट है। तो पैराफिन जिसको हम लोग मोम के भी नाम से जानते हैं, तो पैराफिन जो है पेट्रोलियम शोधन से यह निकलता है बाई प्रोडक्ट के रूप में, याद रखना। और पेट्रोलियम शोधन से क्या क्या निकलता है, तो डीजल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, ये सभी के सभी जो बाई प्रोडक्ट है वो पेट्रोलियम शोधन से निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है। तो किसका पीएच मान 7 होता है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है दोस्तों वह क्या होता है, 7 होता है। रक्त की अगर हम बात करें, रक्त, तो रक्त के बारे में याद रखना कि रक्त कैसा होता है, तो स्लाइटली बेसिक होता है यानी हल्का क्षारीय होता है। इसका पीएच पूछा जाता है तो इसका पीएच कितना होता है, तो इसका पीएच होता है 7.4। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि एक केशिका नली में तरल की वृद्धि किसके कारण होती है। तो एक केशिका नली में जो है दोस्तों तरल की जो वृद्धि होती है वह पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण होता है। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है कि जब ईंट को पानी में डाला जाता है तो बुलबुले उठते दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण क्या है दोस्तों कि जब हम ईंट को पानी में डालते हैं तो हमें पानी में बुलबुले नजर आते हैं। तो इसका कारण है ईंट के छिद्रों में हवा भरा होता है, जिसके कारण पानी में हमें बुलबुले नजर आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है हमारा गोल्डन राइस में गोल्डन कैरोटीन जीन होता है जो खाली स्थान से आता है। तो गोल्डन राइस में जो गोल्डन कैरोटीन जीन होता है वह कहां से आता है, तो यह आता है डैफोडिल से। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसरो की स्थापना हुई थी दोस्तों 1969 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया गया पेट्रोलियम के संगठक और उसका उपयोग। पेट्रोलियम के संगठन का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे फर्स्ट दिया गया बिटुमेन, तो बिटुमेन का उपयोग हम लोग पेंट एवं सड़क निर्माण में करते हैं, बिल्कुल सही है। मिट्टी का तेल जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में करते हैं, यह भी सही है। मिट्टी के तेल का उपयोग जो है हम लोग जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में करते हैं। पैराफिन मोम खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग नहीं किया जाता है दोस्तों।
तो हमसे असत्य पूछा जा रहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर केल्विन में पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, तो केल्विन के लिए हम लोग क्या करते हैं 273 इसमें क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। तो 273 ऐड कर दे दोस्तों तो कितना हो जाएगा ये, तो 310 केल्विन हो जाएगा मानव शरीर का सामान्य तापमान। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है मधुमक्खियां सामाजिक कीट कहलाती है क्योंकि। तो मधुमक्खियां सामाजिक कीट क्यों कहलाती है, वे समूह में रहती हैं और सभी फूलों पर जाकर अमृत इकट्ठा करती हैं, इसलिए यह सामाजिक कीट कहलाती है। बिल्कुल सही है कि वे समूह में रहती है और सभी फूलों पर जाकर अमृत इकट्ठा करती है, यानी मध इकट्ठा करती है। वे पुरुषों के बीच रहती हैं, गलत बात था ये। वे अन्य कीड़ों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहती हैं, यह भी गलत है दोस्तों कि वे अन्य कीड़ों पर भोजन के लिए निर्भर रहती है। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन आपसे पूछा जा रहा है कि सही कथन कौन सा है। पहला है कि पेट, इसका फुल फॉर्म दिया गया कि पॉलीएथिलीन टर्थेलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का नाइलोन है। ये पेट के बारे में बोला जा रहा है कि कौन सा कथन इसमें से सही है 77 का। तो याद रखना है 77 में कौन सा कथन सही। ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों हमारा गलत दिया हुआ है कि पॉलीएथिलीन टर्टलेट जो है एक सुपरिचित प्रकार का क्या है नाइलोन है, यह गलत है। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं, तो यह बिल्कुल सही है। एस्टर जो पदार्थ होता है एक रसायन है और वो क्या करता है फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं, यह बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट है कि संश्लिष्ट रेशे गर्म करने पर भी नहीं पिघलते, तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत दिया गया है कि संश्लिष्ट जो रेशे होते हैं वो गर्म करने पर क्या होता है पिघलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डी, सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं, तो यह बिल्कुल स्टेटमेंट जो है दोस्तों यहाँ पर सही दिया गया है कि जो सभी संश्लेषित रेशे होते हैं वह पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो कि पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 बी और डी। नेक्स्ट है किस रक्त समूह वाले व्यक्ति सार्वभौमिक दाता कहलाते हैं। तो सभी को मालूम होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप जिसका होता है वो क्या होता है यूनिवर्सल डोनर होते हैं, यानी सार्वभौमिक दाता कहलाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो फीमर जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है गांधी जी ने 1930 में डांडी मार्च शुरू किया, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। नमक कर कानून को लागू करने के खिलाफ, बिल्कुल सही है। इसी के खिलाफ यानी नमक कर को समाप्त करने के लिए गांधी जी के द्वारा, याद रखना है कब स्टार्ट किया गया था, तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। और डांडी पहुंचकर नमक कानून को इन्होंने कब भंग किया था, तो 6 अप्रैल 1930 को ये डांडी पहुंचकर नमक कानून को क्या कर देते हैं भंग कर देते हैं। अच्छा एक सवाल है ये भी पूछा जा सकता है कितने दिनों की यात्रा था, तो 24 दिनों का यह यात्रा था। गांधी जी डांडी कब पहुंचते हैं, तो याद रखिएगा गांधी जी जो डांडी पहुंचते हैं वो 5 अप्रैल 1930 को पहुंचते हैं, ना कि 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल को ये क्या करते हैं नमक कानून को भंग करते हैं दोस्तों, याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 1। सांप्रदायिक पुरस्कार के लिए गलत है, हरिजनों पर होने वाले अत्याचार के लिए भी गलत है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। तो भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है नालंदा बिहार किसके द्वारा नष्ट किया गया था। तो नालंदा बिहार जो है बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है नष्ट किया गया था, याद रखना है। और नालंदा बिहार को किसने बनाया था, तो कुमार गुप्त प्रथम ने, याद रखेंगे कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा बिहार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के प्रायद्वीप का अंतिम छोर कन्याकुमारी की स्थिति क्या है। तो कन्याकुमारी की स्थिति क्या है आपसे यह पूछा जा रहा है, तो यह भूमध्य रेखा के उत्तर में है, याद रखेंगे। कर्क रेखा कितना होता है, तो 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग जो है दोस्तों किस नाम से जानते हैं, तो
इसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा जो होता है 0 डिग्री अक्षांश पे होता है, तो ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रंग का कागज सौर ऊर्जा यानी धूप का अवशोषण अधिक करेगा? तो धूप का जो अवशोषण है वो किस रंग का कागज करेगा? तो ब्लैक यानी काला कलर का जो कागज होगा वह सौर ऊर्जा का अवशोषण सर्वाधिक करेगा। नेक्स्ट है, अशोक के धम्म में केंद्रीय बिंदु है। तो अशोक के धम्म में केंद्रीय बिंदु क्या था? तो यह था राजा के प्रति वफादारी, बिल्कुल सही है। यह था शांति और अहिंसा, यह भी सही है। बड़ों का सम्मान करना, यह अशोक के धर्म में सम्मिलित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है। तो डॉक्टर रोनाल्ड रॉस के द्वारा मलेरिया के उपचार की खोज की गई थी दोस्तों, याद रखना है। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है कि पटना का हरमिंदर साहिब खाली स्थान का जन्म स्थान है। तो ये सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनका यह जन्म स्थान है गुरु गोविंद सिंह का। और इनके बारे में आपको क्या याद रखना है कि 1699 ईस्वी में इनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की जाती है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल के दौरान आयोजित बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी? तो कश्मीर के जो कुंडल वन में बौद्ध परिषद हुआ था दोस्तों, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी जो अध्यक्षता है दोस्तों, यह किया गया था वसुमित्र के द्वारा। कितना बौद्ध संगीति हुआ है? तो 4 बौद्ध संगीति हुआ। ये चारों याद रखना है कि पहला बौद्ध संगीति, दूसरा और तीसरा चौथा कहाँ पे हुआ था? तो पहला हुआ था कहां पर? तो यह हुआ था राजगीर में, पहला राजगीर में हुआ था। दूसरा कहां पर हुआ था? तो वैशाली में। तीसरा कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। और चौथा कहां हुआ था? तो कश्मीर में, कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। पहला अगर हम बात करें कि किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, फर्स्ट बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। दूसरा अगर बात करें जो वैशाली में दूसरा बौद्ध संगीति हुआ, तो वह किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था काला अशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरा बात करें तो यह किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह अशोक के शासनकाल में हुआ था। और चौथा अभी हम लोगों ने देखा था, यह किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताना है कि पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके नेतृत्व में किया गया था, दूसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके नेतृत्व में, तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता, और चौथी तो हम लोग देख ही लिए हैं क्या था, किसकी अध्यक्षता में? तो वसुमित्र। और इससे रिलेटेड याद रखना चौथी बौद्ध संगीति में कि इसके उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष भी पूछा जाता है। तो उपाध्यक्ष थे इसके अश्व घोष। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों इससे रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, फसल जिसे अपेक्षाकृत अधिक जल की आवश्यकता होती है वो कौन सी है? तो यह है धान की फसल, जिसे अपेक्षाकृत अधिक जो है जल की आवश्यकता होती है। और यह कैसा फसल है? तो यह खरीफ फसल है। गेहूं और चना की बात करें तो यह कैसा फसल है? तो यह रबी की फसल है, याद रखना है। गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया, ये सब कैसा फसल है? रबी फसल है ये। नेक्स्ट है, क्षतिग्रस्त फ्लोरेसेंट ट्यूब या CFL को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन वाष्प भरा होता है। गलत बात है कि इसमें ऑक्सीजन वाष्प नहीं बल्कि पारा का वाष्प इसमें भरा होता है। इसमें नाइट्रोजन वाष्प, ये भी गलत है 91 का। नेक्स्ट है हमारा कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का वाष्प भरा होता है, तो ये भी गलत है दोस्तों। इसमें राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5। नेक्स्ट है, पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि आदि रख रखाव में मदद करते हैं वो कौन सा है? तो वह है प्रोटीन। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 93 नंबर, घेघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है, हम आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं। तो आयोडाइज नमक से हम लोग आयोडीन को प्राप्त करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली रेखा कौन सी है? तो यह है मैकमोहन रेखा। डुरंड रेखा क्या है? तो यह है भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान।
याद रखना है। फिर है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा है, तो यह है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ जो रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। आपको बताना है कि मैकमोहन लाइन कब खींचा गया था, डूरंड लाइन कब खींचा गया था और रेड क्लिफ लाइन जो है कब खींचा गया था दोस्तों, भारत और विभिन्न देशों के जो बीच यह रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि पृथ्वी के चारों तरफ वायु के हवा के अदृश्य आवरण को कहा जाता है, तो इजी सवाल है, तो इसे कहा जाता है वायुमंडल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक लैगून नहीं है, तो लैगून झील आपसे पूछा जा रहा है कि लैगून कौन सा एक लैगून नहीं है, तो अष्टामुड्डी जो है दोस्तों यह कैसा है, अष्टामुड्डी की अगर हम बात करें तो यह एक लैगून झील है। चिल्का झील जो उड़ीसा में है और यह खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, तो यह भी एक लैगून झील है। एक याद रखना है पुलिकट, पुलिकट के बारे में याद रखना है, पुलिकट भी जो है एक लैगून झील है जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है यह पुलिकट झील। पेरियार झील जो है दोस्तों वह एक लैगून झील नहीं है, याद रखेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है धुआं ऊपर उठता है, तो धुआं ऊपर उठता है क्योंकि गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक सघन होती है, ऐसा इसलिए होता है, ये बोला जा रहा है। गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है, बिल्कुल सही है कि गर्म वायु जो होती है ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है, इस कारण धुआं जो है ऊपर उठता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, तो मध्य रात्रि का जो सूर्य है दोस्तों वह हमें कहां पर दिखाई देगा, तो यह दिखाई देगा आर्कटिक क्षेत्र में। राइट आंसर की बात करें तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है भारत में धम्मेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो धम्मेक स्तूप कहां पर है, आप लोग गए भी होंगे, यहाँ पर सारनाथ में, वाराणसी से थोड़ा ही दूर है ये दोस्तों, यह सारनाथ वहीं पर है यह धम्मेक स्तूप। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार का अपर्दन जो है चंबल के नालों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, तो अवनालिका जो अपर्दन होता है वह चंबल का जो बीहड़ है महाखड्ड है उसके निर्माण के लिए क्या होता है, यह उत्तरदायी होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर लगभग खाली स्थान में पहुंचता है, तो लगभग 8 मिनट में सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर पहुंचता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष, इंपॉर्टेंट सवाल है, करंट से रिलेटेड ये सवाल है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मनरेगा के नाम से जानते हैं के लिए बजट अनुमान क्या है, तो इसके लिए बजट अनुमान है 86,000 करोड़ रुपए। मनरेगा का पुराना नाम क्या था, तो इसका नाम था नरेगा। याद रखना है, आपको याद रखना है कि नरेगा को कब लाया गया था और नरेगा से नाम परिवर्तित करके इसका मनरेगा कब रखा गया था, ये दोनों सवाल आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताना है। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री प्रति वर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं, तो ये इजी सवाल है। लाल किला से हर वर्ष भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वह 15 अगस्त को क्या करते हैं, ध्वजारोहण करते हैं। नेक्स्ट है आसमान में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है, तो आसमान में उड़ते हुए पक्षी में गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा ये दोनों ऊर्जा होती है दोस्तों आसमान में उड़ते हुए पक्षी में। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3। नेक्स्ट है 1990 के बाद भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है, तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, याद रखना है आपको। तो इसका हिस्सा क्या है, एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई दे, बिल्कुल सही है कि तृतीय क्षेत्र का जो हिस्सा है लगातार बढ़ता जा रहा है और प्राथमिक क्षेत्र का जो हिस्सा है दोस्तों वो क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है जिसमें कृषि आता है, खनन आता है, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में कौन से शामिल होते हैं, तो विनिर्माण से संबंधित उसमें कार्य किया जाता है तृतीय क्षेत्र में और द्वितीय क्षेत्र में, और तृतीय क्षेत्र में सेवा से संबंधित इसमें कार्य होते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है, तो किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है, तो नियोन यौगिक का जो बंधन होता है वह सबसे कमजोर होता है, नियोन ठोस का। फोर्थ ई स्टेट शब्द का तात्पर्य क्या है, तो फोर्थ स्टेट यानी चौथा स्तंभ किसे कहा गया, तो यह शब्द प्रयोग किया गया है प्रेस के लिए। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथन पश्मीना ऊन से संबंधित है, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यह बहुत गर्म होती है, बिल्कुल सही है। यह भेड़ के बालों से बनाई जाती है, भेड़ के बालों से नहीं बनाए जाते बल्कि बकरी के बालों से बनाई जाती है। यह हाथ से बुनी जाती है, बिल्कुल सही है। भेड़ के बाल सर्दियों में झड़ते हैं, गलत है। राइट आंसर की बात करें तो इसमें केवल ए और सी ही सही है।
करेक्ट आंसर इसका 108 का क्या हो जाएगा, 108 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और सी यानी ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। पादप हार्मोन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑक्सिन जो है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ये सब जो है पादप हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन जो है दोस्तों यह पादप हार्मोन नहीं है, याद रखना है। एक है जिब्रेलिन्स भी याद रखना है, जिब्रेलिन्स, यह क्या करता है, बौने पौधे को लंबा कर देता है। हार्मोन बौने पौधे को क्या कर देता है, यह लंबा कर देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। वर्तिका अंडाशय, तो ये पुष्प में जो है दोस्तों मादा जननांग है, याद रखना है। परागकोश, रेशा, पराग, ये जो है दोस्तों नर जननांग है पुष्प का। पराग नली और पेलिकल, ये जो है दोस्तों यह विषम है, याद रखेंगे। राइट आंसर की बात करें तो 110 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट है, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था। तो भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था जयप्रकाश नायक ने, और इनको हम लोग लोक नायक के भी नाम से जानते हैं। लोक नायक के नाम से इनको जाना जाता है, और 1999 में इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न दिया भी गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, 1878 में किस वायसराय ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, VVI सवाल है दोस्तों। तो 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया था। और याद रखना है 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है। रिपन को हम लोग किन कामों के लिए जानते हैं दोस्तों, तो एक तो काम है इनके द्वारा किया गया था, स्थानीय स्वशासन की नींव रखा गया था भारत में। स्थानीय स्वशासन के का जनक इनको माना जाता है रिपन को। और दूसरा 1881 ईस्वी में विधिवत रूप से जो जनगणना हुई थी, पहला जनगणना हुआ था कब, 1872 में, लॉर्ड मेयो के काल में। लेकिन विधिवत रूप से पूछा जाए कि विधिवत रूप से जनगणना कार्य किनके शासनकाल में स्टार्ट हुआ था 1881 में, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड क्या याद रखना है कि 1905 में बंगाल को विभाजित यानी बंगाल विभाजन की घोषणा किनके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, क्योंकि उस समय के ये क्या थे, वायसराय था। याद रखेंगे दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में, याद रखना। 113 की अगर हम बात करें तो 113 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है। तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा, बिल्कुल सही है, यह संघवाद की विशेषता है। स्थानीय सरकार को अधिक अधिकार देना, यह भी सही है कि स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार देना संघवाद की विशेषता मानी जाती है। सत्ता का केंद्रीकरण नहीं, ये गलत। जब स्थानीय सरकारों को अधिकार दे रहे तो ये क्या हो जाएगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए था, गलत हमसे पूछा जा रहा था कि गलत क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था हम्फ्री डेवी ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। 116 की ओर हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था। तो सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर से याद रखना है कि 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लाने में सबसे अधिक जो प्रयास किया गया था वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा ही किया गया था दोस्तों, याद रखना है। 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से ही सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। उस समय कौन थे वायसराय, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, याद रखना है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पक्षी है जिसमें केवल नर पक्षी ही घोंसले का निर्माण करता है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है। तो केवल नर पक्षी, ये एनसीईआरटी का से रिलेटेड सवाल है, क्लास 1 to 5 में अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो पक्षियों से रिलेटेड उसमें दिया गया है। तो ये कौन सी पक्षी है, तो यह है बीवर। बीवर जो पक्षी है दोस्तों, उसमें नर पक्षी ही क्या होता है, घोंसले का निर्माण करता है, मादा घोंसले का निर्माण नहीं करती है। मादा क्या करती है, डिसाइड करती है कि उसको नर द्वारा बनाया गया जो घोंसला है उससे किस घोंसले में रहना है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सीटेट का अगर आपने सवाल सीटेट अगर आपने दिया होगा तो ये सवाल आपको मिल जाएगा उसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है।
सत्य नहीं यानी असत्य हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। वर्ष 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना, गलत है ये, यही गलत है। दहेज मांगने वाले को न्यूनतम 5 वर्ष की सजा होती है, बिल्कुल। दहेज प्रथा आज भी एक समस्या, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। पूछा जा रहा है दहेज निरोध अधिनियम कब पारित होता है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखकर बताना है दोस्तों। नेक्स्ट है निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है। निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या सही है। तो निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को अपने क्षेत्र के 1/3 भाग से कम मत प्राप्त हो तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। 1/3 नहीं, याद रखना है 1/6। 1/6 भाग से अगर उसे कम मत प्राप्त होता है तो उसकी क्या होती है, जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। प्रत्येक पार्टी अपनी चुनाव चिन्ह को खुद तैयार करता है। चुनाव चिन्ह तैयार करने का कार्य किसका है, तो यह है चुनाव आयोग का, न कि पार्टी का, याद रखेंगे। तो यह भी गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारा कि प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं, बिल्कुल सही है कि प्रत्येक दो दल होता है अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है। राष्ट्र संघ के बारे में बोला जा रहा है, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है राष्ट्र संघ को स्थापित किया गया था। तो 120 का अगर करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना इसलिए बनाया गया था राष्ट्र संघ को, बिल्कुल सही है। विश्व में शांति सुरक्षा को कायम रखना इसका यह भी उद्देश्य था। शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना यह राष्ट्र संघ का जो था उद्देश्य नहीं था। करेक्ट आंसर की बात करें तो कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन 3 जो है वह करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है पटना हवाई अड्डे का नाम, हवाई अड्डे का कौन सा नाम सही है, तो इजी सवाल है, इसका नाम है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बिहार के किस हस्ती या किन हस्तियों को भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर विधान चंद्र राय और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिल्कुल इन दोनों को मिल चुका है भारत रत्न पुरस्कार। सेकंड नंबर है लोक नायक जयप्रकाश नारायण और सहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तो बिल्कुल सही है कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण को 1999 में मिला था भारत रत्न, और इन्हें कब मिला था, तो 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न दिया गया था। और हाल ही में जननायक कर्पूरी ठाकुर यानी 2024 में इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन 4। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। पश्चिमी तट पर पूछा जा रहा है कि कौन से शहर स्थित है। पुरी, चेन्नई, विशाखा, ये तो पूर्वी तट पर स्थित है। हैदराबाद, नागपुर और बेंगलुरु, तो ये भी जो है दोस्तों यह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कोझिकोड यानी केरल में है, कालीकट, कोझिकोड कह सकते हैं आप इसको, कोझिकोड का पुराना नाम है कालीकट। तो यह जो केरल में है। गोवा, यह भी पश्चिमी तट पर है। मुंबई, यह भी पश्चिमी तट पर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। तो द्वितीय विश्व का ड्रेस रिहर्सल किस घटना को माना जाता है, तो यह माना जाता है स्पेन का गृह युद्ध को। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन 2। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा पद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है, तो राजशाही जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। गणतंत्र इसमें शामिल है और न्याय भी शामिल है। कितने प्रकार का न्याय दिया गया, तो 3 प्रकार का न्याय। कौन कौन सा, याद रखेंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, याद रखेंगे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता है, तो लोकतंत्र के प्रसार के लिए कौन सा जरूरी नहीं माना जाता है, तो 126 की अगर हम बात करें तो याद रखना है लोगों द्वारा संघर्ष यह लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी माना जाता है। बिल्कुल ये सही है दोस्तों। विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण यह जो है दोस्तों लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता। उपनिवेशवाद का अंत, बिल्कुल सही है, उपनिवेशवाद का अंत भी जो है लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी माना जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। वह राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो कौन करता है, तो यह करता है राज्यपाल, न कि राष्ट्रपति। वह अपनी शक्ति का वास्तविक रूप से उपयोग करता है। वास्तविक रूप से उपयोग कौन करता है, तो यह करता है मंत्री परिषद, न कि राष्ट्रपति।
और मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? तो यह होता है पीएम यानी प्रधानमंत्री। वह देश का औपचारिक मुखिया, बिल्कुल वह देश का क्या होता है? औपचारिक मुखिया होता है। क्यों? किस व्यवस्था के कारण? तो संसदीय शासन प्रणाली हमने अडॉप्ट किया है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित होकर हमने अपने देश में संसदीय शासन प्रणाली को क्या किया है? अपनाया है। और संसदीय शासन प्रणाली में एक वास्तविक कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की यानी औपचारिक कार्यपालिका होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह औपचारिक मुखिया होता है। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? तो याद रखना है 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन हुआ था, याद रखेंगे। और इसी आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने क्या दिया था? इसी आंदोलन के दौरान पूछा जा रहा है, इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। नेक्स्ट है, कादियाल साड़ियाँ किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो यह पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है, कादियाल साड़ियाँ, जिसे हाल ही में क्या हुआ है दोस्तों? जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने चुना गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है, वीवीआई सवाल है, करंट से रिलेटेड सवाल है। तो पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो डोनाल्ड टस्क को। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट, वर्तमान में कागजी मुद्रा के अतिरिक्त किस रूप में मुद्रा का अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है? सभी को मालूम होगा, प्लास्टिक मनी। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब कैसे हैं? प्लास्टिक मनी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? नीति आयोग कथन सही है, सॉरी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, बिल्कुल सही है कि नीति आयोग की स्थापना जो है हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखेंगे। ये फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, पूछा जा भी सकता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल सही कि भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वह नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। और ये नीति आयोग क्या काम करता है? थिंक टैंक का ये काम करता है, याद रखेंगे। वर्ष नीति आयोग ने 2014 में भारत के योजना आयोग की जगह ली। 2014 में नहीं बल्कि 2015 में नीति आयोग के द्वारा योजना आयोग की क्या की गई थी दोस्तों? जगह ली गई थी। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां क्या होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जहां निजी और सरकारी यानी सार्वजनिक कंपनियां मिलकर क्या करती है? अर्थव्यवस्था को संचालित करती है, यही होगा। तो सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व, वैसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारत में भी क्या अपनाया गया है? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया दोस्तों, ये पॉइंट याद रखना है। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या किसी अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? जमा स्वीकार करना, बिल्कुल सही है। ऋण प्रदान करना, बिल्कुल सही है। बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करना, बैंकर्स के रूप में यह नहीं, वाणिज्यिक बैंक नहीं काम करता है बल्कि केंद्रीय बैंक काम करता है। कौन? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3। नेक्स्ट, नीचे 2 कथन दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 है कि पश्चिम बंगाल के लोग ज्यादातर चावल और केरल के लोग ज्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं। केरल के भी जो लोग हैं ज्यादातर क्या खाना पसंद करते हैं? चावल खाना पसंद करते हैं। कथन 1 क्या हो गया दोस्तों? गलत हो गया। नेक्स्ट, कथन 2 क्या है? जो चीजें जहां आसानी से पैदा होती है वहां पर वे ज्यादा खाई जाती है, बिल्कुल सही है। जो चीजें जहां पर आसानी से मिल जाती है वो वहां के लोगों के द्वारा ज्यादा खाया जाता है। तो कथन 1 गलत है परंतु कथन 2 क्या है? सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो जो थे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो को हिंद का तोता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? हिंद का तोता। इन्होंने 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था दोस्तों, याद रखेंगे। अमीर खुसरो की कुछ पुस्तकें हैं, जैसे याद रखना, तुगलकनामा हो गया, चिड़ी पढ़ाद हो गया, आशिकी हो गया, नू सिपहर हो गया। ये सब किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है अमीर खुसरो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ, तो ये नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। एडम स्मिथ के लेसेस फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिली, तो ये भी बिल्कुल सही है। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना हुई, तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ये सभी कुछ हुआ था। तो आपसे पूछा जा रहा था नहीं, कौन सा नहीं हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओंगी रहते हैं? ओंगी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ओंगी क्या है? जनजाति है। ओंगी जनजाति कहाँ पर निवास करते हैं?
तो ओंगी जो जनजाति है दोस्तों यह लिटिल अंडमान में निवास करते हैं। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंचाई के माध्यमों के बारे में सही है? छिड़काव तंत्र विधि का उपयोग मुख्यतः समतल भूमि के लिए किया जाता है। 39 का आपसे पूछा जा रहा है, तो यह बिल्कुल गलत है। ड्रिप तंत्र विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधे की पत्तियों नहीं बल्कि कहां पर गिराया जाता है? जड़ों में गिराया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ड्रिप तंत्र फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका बिल्कुल सही है कि ड्रिप इरिगेशन जो होता है वो फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका होता है। 139 की बात करें तो 139 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, त्रिमूर्ति की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मुंबई से 15 मील दूर, ये डेटा भी आपको याद रखना है, कितना मील दूर है? 15 मील दूर एक द्वीप के स्थान की पहचान कीजिए। तो यह कहां से मिला है? तो यह मिला है एलिफेंटा की गुफा से। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलोरा की गुफा की बात करें तो यह तीनों धर्मों से रिलेटेड है, यानी सनातन, बौद्ध, याद रखेंगे, और जैन। ये सवाल याद रखना है कि कौन सा जो गुफा है तीनों धर्मों से संबंधित है, तो वह है एलोरा की गुफा। अजंता की जो गुफा है, अजंता की गुफा वो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है, याद रखना है, महायान शाखा से संबंधित है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम कौन सी घटना नहीं है? महान साम्राज्यों का अंत, बिल्कुल यह प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम है। विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना, अच्छा एक मिनट, यहां बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम, एक मिनट दोस्तों सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो महान साम्राज्यों का अंत, तो यह जो है दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम था। विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना, यह गलत है, विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना इसका परिणाम नहीं था। अधिनायकवाद का उदय, यह भी प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम के रूप में अधिनायकवाद का उदय भी माना जाता है, बिल्कुल सही है। नहीं, कौन नहीं था? तो विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना, यह प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं था। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करते हैं, वह कौन सा है? तो वह है ओजोन मंडल। किस मंडल में है ओजोन परत? याद रखना है, यह है समताप मंडल में, समताप मंडल में स्थित है ओजोन मंडल। और 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस हम लोग मनाते हैं प्रति वर्ष, ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। उच्चावच मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। तो आपको मैचिंग कराना है। तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाला मानचित्र, तो यह बिल्कुल सही है। ये जो उच्चावच मानचित्र है वह पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाला मानचित्र है। दूसरा है हमारा क्या दोस्तों? राजनीतिक मानचित्र। तो राजनीतिक मानचित्र में हम क्या करते हैं? राज्यों, नगरों, विश्व के विभिन्न देशों को दर्शाने वाले मानचित्र यानी पॉलिटिकल मैप का यूज करते हैं, यह सही है। और तीसरा तो सड़क निर्माण, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है थीमेटिक मानचित्र। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन जो है सही एकदम लगे हुए हैं। राइट आंसर की बात करें तो 1, 2, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होगा। खेती का वह प्रकार जिसमें किसान अपने परिवार के लिए फसल उगाते हैं को वर्गीकृत किया जाता है, तो यह कौन सा है? तो यह है निर्वाह कृषि, जिसमें किसान क्या करते हैं? अपने परिवार के लिए फसल उगाते हैं। गहन कृषि क्या होता है? कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन किया जाता है जिस कृषि के द्वारा उसे गहन खेती या गहन कृषि के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है, जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? तो जीव जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं वो कहलाते हैं उत्पादक। जैसे पौधे हुए प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। और हम किन पे डिपेंड है? इन्हीं पर डिपेंड है, तो हम क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता कहलाएंगे। और सड़े गले जीवों को जो विघटित करने का काम करते हैं जो जीव, जैसे जीवाणु हो गए, कवक हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं? विघटक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। तो गुणसूत्रों के जो जोड़े बनते हैं दोस्तों वह किस प्रकार के कोशिका विभाजन में बनते हैं? तो मियोसिस, जिसे अर्धसूत्री विभाजन के भी नाम से हम लोग जानते हैं, उसमें गुणसूत्रों के जो जोड़े कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े इसमें बनते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगे हुए बल की दिशा मिलती है, यह भी मोस्ट वीवीआई सवाल है। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार में पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है,
तो यह कैसे मिलती है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से यह दिशा हमें ज्ञात होती है। नेक्स्ट है कि जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो ये अपने साथ ले जाती हैं, तो अपने साथ ये ऊर्जा ले जाती है, याद रखना है। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं? तो यह अनुधैर्य अनु क्या है? धैर्य, सॉरी, अनुधैर्य तरंग हैं। कैसी तरंगे हैं ये? तो यह अनुधैर्य तरंगे है। ये भी पॉइंट पूछा जाता है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट जो सवाल है 149, वह है विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विश्व का प्रथम आवासीय विद्यालय कौन सा है? तो यह है नालंदा विश्वविद्यालय। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने बनाया था। पहले भी हम लोग देख चुके हैं, कुमारगुप्त प्रथम। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया? तो पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया? तो यह बनाया गया नीना सिंह को। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना न भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और इस वीडियो का जो PDF है दोस्तों मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर इसको आसानी से देख सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।